पहले 3 पॉइंट को डिस्कस करने के बाद ये चौथा पॉइंट जो पोस्टुलेट कर लिया गया था वो कुछ ऐसा था। ड्यूरिंग देयर रैपिड random motion, during their rapid random motion, the molecules collide against each other. The molecules collide against each other. Molecules एक रैपिड रैंडम मोशन में रहते हैं कंटेनर में, क्योंकि कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स काम नहीं कर रहा, वो एक रैंडम मोशन में है, और इसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड करते हैं. दे मॉलिक्यूल्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. वो आपस में और कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ड्यूरिंग दिस कॉलिजन, during these collisions, they change their direction of motion. They change their direction of motion. उनके मोशन का डायरेक्शन रैंडम चेंज होता रहता है. ये एक मॉलिक्यूल ये इसके साथ कोलाइड किया, फिर डायरेक्शन मूव हो गया, ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा चेंज होता रहता है. They change their direction of motion without any loss of kinetic energy, without any loss in their kinetic energy. अब ये काफी ऑब्वियस हो जाता है एज्यूम करना कि हमने देखा है हमारे रूम में अगर कहीं से एक बीम ऑफ लाइट एंटर करती है, एक पतली बीम ऑफ लाइट एंटर करती है, तो हम क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं किस तरह जो हमारे रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंडेड है वो किस तरह से एक रैंडम मोशन में होते हैं, और वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में रहते हैं. अगर ये आपस में कोलाइड करने पर काइनेटिक एनर्जी लॉस करते तो एक टाइम के बाद ये जो मोशन है वो सीज हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है. सो यही इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि अगर हम रैपिड रैंडम मोशन एज्यूम कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है. इसी ऑब्जर्वेशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जस्टिफिकेशन अगर मैं लिखूं, अ बीम ऑफ लाइट व्हेन एंटर्ड, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड through dust or smoke in a room, through dust or smoke in a room, the random motion of dust or smoke, random motion of suspended dust or smoke can be easily seen. यही इसका जस्टिफिकेशन हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट, इस पॉइंट पे एक फ्यूचर में हम करेक्शन करेंगे. ये फिफ्थ पॉइंट ये काफी सिग्निफिकेंट पोस्टुलेट होता है. द प्रेशर exerted by the gas, एक गैस का जो प्रेशर होता है, the pressure exerted by the gas is due to the collision of gas molecules, is due to the collision of the gas molecules against the walls of the container, the larger the number of collision, the larger the number of collision, the greater is the pressure of gas. The greater is the pressure of gas. जितने ज्यादा कॉलिजन वॉल कंटेनर का वॉल एक्सपीरियंस करेगा,
पहले हम इसकी बात करते हैं कि गैस का जो प्रेशर होता है, एक कंटेनर हम अज्यूम करते हैं, सपोज इस कंटेनर को हम अज्यूम करते हैं और इसमें हम कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं। हम जानते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ये गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और ये कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। गैस के जिस प्रेशर की हम बात करते हैं, गैस के जिस प्रेशर की बात करते हैं वो इस कॉलिजन की वजह से है, जो गैस मॉलिक्यूल वॉल के कंटेनर के वॉल के साथ करेगा। और ये कॉलिजन जितना ज्यादा होगा, कंटेनर के वॉल के साथ गैस का कॉलिजन जितना ज्यादा होगा, गैस का प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये कहता है पोस्टुलेट कि गैस का जो प्रेशर है वो इस वजह से है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं और दिस गिव राइज टू द प्रेशर ऑफ द गैस, दिस गिव राइज टू द प्रेशर ऑफ द गैस। एंड इसका अगर मैं जस्टिफिकेशन की बात करूं तो इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसकी अगर जस्टिफिकेशन की बात करें ये ऐसा क्यों हुआ होगा, सो इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन in all possible directions. They will collide not only with one another and also with the walls of the container. Since a large number of molecules are striking with the walls, they will exert some outward force on the walls of vessel. ये आप स्टेटमेंट जो मैं कह रहा था उसको आप समझो कि अगर हम एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल को लेते हैं और ये मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में है और रैंडम मोशन में होने की वजह से ये अपने साथ कोलिजन करते हैं और कंटेनर के वॉल के साथ भी धक्का लगाएंगे। और जैसे जैसे कंटेनर के वॉल के साथ ये धक्का बढ़ता जाएगा, हम क्या बोलेंगे, ये आउटवर्ड फोर्स बढ़ रहा है, ये आउटवर्ड फोर्स ज्यादा हो रहा है। और इस आउटवर्ड फोर्स को पर यूनिट एरिया अगर हम लेते हैं तो यही तो है प्रेशर। इसीलिए जितने ज्यादा कोलिजन होंगे कंटेनर के वॉल के साथ उतना ज्यादा प्रेशर होगा। और प्रेशर इस वजह से क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटेनर के वॉल के साथ हमेशा एक कोलिजन एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब हम 6th पॉइंट में आते हैं। 6th पॉइंट, ये पॉइंट काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। ये पॉइंट कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस does not depend on the gravitational force, अब ये मैं आपको काफी I would like to draw your attention on this point. Does not depend on the gravitational force as it is negligible in case of gas molecules. ये आपको थोड़ा समझना चाहिए इस बात को कि अगर आप एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को अज्यूम करते हो, हम इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स अज्यूम करते हैं, तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, वो हमेशा नीचे की तरफ एक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर के बेस को जब कोलाइड करेंगे तो इसका फोर्स कुछ ज्यादा होगा, और ये मॉलिक्यूल्स जब ऊपर के वॉल को स्ट्राइक करेंगे तो फोर्स कुछ कम होगा। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन इसको खींच रहा है इसलिए इसका फोर्स ऊपर की तरफ कम है और यहाँ पे प्रेशर, सपोज हम इसमें लिखते हैं P, दिस इज लेस, सपोज इसको हम PA लिखते हैं, सपोज ये PA और ये B सरफेस है PB, इट इज नॉट दैट PB इज ग्रेटर देन PA, इट इज नॉट दैट कि यहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स काम कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और इस वाले सरफेस पे जो है प्रेशर वो कम होगा, ऐसा नहीं है। हर वॉल में, हर साइड में प्रेशर इज सेम, PA इज इक्वल्स टू PB, PA इज इक्वल्स टू PB, प्रेशर रिमेन्स द सेम, रिमेन्स सेम। अब ये कैसे हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि गैस में ग्रेविटेशन का फोर्स काम नहीं करता। अगर हम एक कंटेनर अज्यूम करते हैं कि सपोज ये कंटेनर है और मैं इसमें ब्रोमीन अज्यूम करता हूँ, मैं इसमें ब्रोमीन लिक्विड ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में अज्यूम करता हूँ और मैं इसके ऊपर एक इन्वर्टेड कंटेनर रखता हूँ और इस कंटेनर में सपोज मैं कुछ रेड गैस अज्यूम करता हूँ या फिर कोई ब्लैक गैस अज्यूम करते हैं, और ये जो बाउंड्री मैंने अज्यूम की है, इस बाउंड्री को हम हटा देते हैं, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस
दोनों गैस का मिक्सिंग हो जाता है। ये जो ब्रोमीन गैस है, सपोज ये ब्रोमीन गैस बहुत भारी होती है, हम अज्यूम करेंगे कि ब्रोमीन गैस ऊपर चला जाता है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें मिलता है, रेड नीचे आ जाता है, कुछ ब्लैक, सॉरी रेड नहीं ब्लैक, और ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाता है गैस का। अगर ब्रोमीन भारी होता या नीचे होता और ग्रेविटेशन का फोर्स इस पे एक्ट करता तो ब्रोमीन कभी ऊपर नहीं जाता, पर हम देखते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर आ जाता है, मतलब गैस के ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स एक्ट नहीं करता। सो ये हमारा 6th पॉइंट, ये इसका जस्टिफिकेशन था, ये इसका जस्टिफिकेशन था। अगर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें कभी नहीं मिलता। सो ये इसका जस्टिफिकेशन 6 पॉइंट। अब 7th और 8 दो पॉइंट की और बात करेंगे। 7th पॉइंट, ये पॉइंट कहता है द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, आर परफेक्टली इलास्टिक, so there is no collisions, so there is, इस तरह लिखते हैं, so there is no loss of energy, so there is no loss of energy, so there is no loss of energy when these molecules collide with one another, these molecules collide with one another, and with the walls of container, and with the walls of container, and with the walls of container. The energy may however be transferred, the energy may however be transferred, the energy may however be transferred from one molecule to another, from one molecule to another due to collisions, इस बात को थोड़ा समझते हैं हम कि ये ऑब्वियस भी है, ये भी एक फैक्ट है। ये अगर कंटेनर में दो गैस मॉलिक्यूल अज्यूम करते हैं, ये रेड मॉलिक्यूल और एक ब्लू मॉलिक्यूल अज्यूम करते हैं, और ये दोनों अगर रैंडम मोशन में है तो ये दोनों आपस में कोलिजन करेंगे, और कोलिजन के वक्त कुछ एनर्जी ब्लू मॉलिक्यूल रेड को दे देगा या फिर कुछ एनर्जी रेड मॉलिक्यूल ब्लू को दे देगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर ये कोलिजन में एनर्जी लॉस करते तो एक टाइम के बाद ये रैंडम मोशन नहीं होता और हमें ये दो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के बेस में पड़े हुए मिलते, पर ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में होता है, मतलब ये आपस में एनर्जी का ट्रांसफर करते रहते हैं और इनका नेट काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं होता। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है कि अगर दो गैस को हम अज्यूम करते तो दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड द मोशन नेवर सीजेस। ये है इलास्टिक का मतलब कि एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉलिजन बट नॉट लॉस्ट। ये 7th पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो 8th पोस्टुलेट है कि एज द मॉलिक्यूल्स, और यहां से हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने का चांस मिलता है। एज द मॉलिक्यूल्स मूव with different velocities, मॉलिक्यूल आपस में हमेशा रैंडम एक कॉलिजन में रहते हैं, और कॉलिजन में होने की वजह से उनकी वेलोसिटीज हर इंस्टेंट में चेंज होती रहती है। एज द मॉलिक्यूल्स मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। हर एक मॉलिक्यूल का कॉलिजन के बाद एक वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आता है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। But the average kinetic energy की अगर बात करें, average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute temperature of the gas, to the absolute Kelvin scale, to the absolute temperature of the gas। इसका क्या मतलब है to the absolute temperature of the gas? इसका ये मतलब है कि अगर एक कंटेनर में हम गैस मॉलिक्यूल अज्यूम करते हैं तो ये बात सच है, हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल हमेशा एक रैंडम मोशन में होंगे,
हमेशा एक रैंडम मोशन में होंगे, और इस रैंडम मोशन में होने की वजह से कॉलिजन करेगा, कॉलिजन की वजह से हमेशा इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। किसी इंस्टेंट में हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, किसी इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी v2 है, किसी इंस्टेंट में v3, और वेलोसिटी होने की वजह से इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो किसी इंस्टेंट में काइनेटिक एनर्जी 1, किसी इंस्टेंट में काइनेटिक एनर्जी 2, किसी इंस्टेंट में काइनेटिक एनर्जी 3। इस तरह से हमेशा इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी। पर इस एक मॉलिक्यूल की अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ke1 प्लस ke2 प्लस ke3, अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बाय 3, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तब तक जब तक टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं होता था। अगर गैस का टेम्परेचर सेम है तो इस मॉलिक्यूल का हर इंस्टेंट में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है, पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसका सेम रहेगा। ये है पोस्टुलेट। अब यहां से हम एक चीज को ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब ये वेलोसिटीज किस किस तरह की हो सकती है, ये हम मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखेंगे अभी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, कर्व ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। एक मॉलिक्यूल रैंडम कॉलिजन की वजह से किस किस तरह की वेलोसिटीज उसमें अराइज हो सकती है, ये हम मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखेंगे। 3 तरह की वेलोसिटी, वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इस तरह की 3 वेलोसिटी, उनका रेशियो, उनका मैग्नीट्यूड सब डिराइव करेंगे हम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और इसके अगर जस्टिफिकेशन की बात करूं मैं कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ इंक्रीज्ड, इसकी अगर जस्टिफिकेशन की बात करें, ऐसा क्यों उन्होंने लिया होगा। When temperature of the gas is increased, the pressure of the gas also increases. This goes to show that velocities of individual gas molecule have increased, and increase of velocity of gas molecule causes increase in kinetic energy. मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं अगर मैं उसको फ्रेम करूं कि अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो मतलब उसका मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं। प्रेशर बढ़ा देना मतलब वो जो फोर्स कंटेनर को दे रहा था, वॉल को दे रहा था, प्रेशर बढ़ गया, मतलब ये जिस फोर्स से कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक कर रहा था वो फोर्स बढ़ गया। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेटेड बॉडी है, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। मतलब प्रेशर का बढ़ना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, और वेलोसिटी अगर बढ़ जाता है तो ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर मैं सेम रखता हूं तो प्रेशर सेम है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी, और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूल की तभी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ता है। अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। यही है। और हम इसको और भी मैं आपको बता सकता हूं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस एक फेनोमेनन। अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, सपोज इसी को मैं एलैबोरेट कर रहा हूं, अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर कम करता हूं, अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर कम करता हूं, सपोज मैं इस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, इस गैस का टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये गैस कूल हो रही है, और कूलिंग होने पर जो प्रेशर है वो प्रेशर, टेम्परेचर कम करने पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने पे वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक कम एनर्जी कम होने से ये गैस कूल होकर लिक्विफाई हो जाती है। सो गैस का लिक्विफैक्शन होना, किसी गैस का लिक्विफाई करना, इस बात को जस्टिफाई करता है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी कम होने पर ही हम किसी गैस मॉलिक्यूल्स को पास लाकर उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। सो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस ये इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है, बहुत बहुत स्ट्रांगली जस्टिफाई करता है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, अगर मैं इसको लिखूं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस directly supports this postulate, directly supports this postulate. So ये कुछ 8 पॉइंट है हमारे पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। किसी भी गैस का स्टडी इन पॉइंट्स के बेसिस में किया जाता है। एक गैस मॉलिक्यूल को जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमने अज्यूम किया है उन मॉलिक्यूल्स के लिए, वो 8 प्राइम पॉइंट्स, 8 प्राइम पॉइंट्स, 8 prime points of KTG.